हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 13 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। इतिहास पाठ 2, सर्वोच्चता का दावा और विलय नीति। सर्वोच्चता की नीति। बेटा, अभी तक हम देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से इंडिया में धीरे धीरे आई, उसने सेट होना शुरू किया, किलेबंदी करना शुरू किया और उसके बाद अपना साम्राज्य जो था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, सर्वोच्चता की नीति। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। अब जब 19वीं सदी आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र का विस्तार, मतलब अपने आप को विस्तार करने के लिए आक्रामक नीति अपना चुकी थी। पहले तो वो धीरे धीरे अपना रही थी, लेकिन अब क्या नीति अपना चुकी थी? आक्रामक नीति। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अब जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, उनकी एक नई उन्होंने नीति बनाई कि सर्वोच्चता की नीति। उनके अनुसार क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये दावा है कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया था? अब धीरे धीरे अपने अधिकार में सब लेना शुरू कर दिया था। तो बोला कि इसकी सत्ता सर्वोच्च है, जो कि सभी राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर भी कब्जा करने और कब्जे की धमकी देने का अधिकार मानती थी। अब उसे लगता है कि वो अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, अपनी हितों की रक्षा करने के लिए, अपनी मतलब कंपनी के बारे में अच्छा सोचने के लिए भारतीय जितनी भी रियासतें उन पर कब्जा भी कर सकती है और उन्हें धमकी भी दे सकती है। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नई नीति दिखाई देती रही। अब धीरे धीरे अंग्रेजों की यही क्या हुई? नीति बन गई। अब आगे देखिए, अपने कब्जे ले अंग्रेजों की इस नीति का पुरजोर विरोध किया गया। अब जैसे जैसे रियासतें कब्जे में ले रहे थे तो लोगों ने क्या किया? इसका विरोध किया। जब दक्षिण में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, यहाँ से देखते एग्जाम्पल दिया गया है, जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो अब कर्नाटक राज्य में है, जैसे छोटे राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। अब जब कित्तूर को उन्होंने क्या किया? अपने कब्जे में लेना शुरू किया कि उन्हें लगा कि धीरे धीरे सबको कब्जे में ले लेते, अपने राज्य में मिला लेते। तो जब उन्होंने कित्तूर को क्या किया? अपने राज्य में मिलाया, तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखो हुआ क्या, जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया कित्तूर में, उन्होंने क्या किया? देखो अंग्रेजों ने क्या किया कि जैसे जैसे वो छोटे छोटे राज्यों को अपने कब्जे में ले रहे थे, लेकिन जो कित्तूर की रानी थी चेन्नम्मा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसके लिए विद्रोह छेड़ दिया और उन्हें इसके लिए क्या किया गया? क्योंकि अंग्रेजों की सेना बढ़ चुकी थी, उसे इसके लिए क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में उनकी मृत्यु हो गई जेल में। रानी चेन्नम्मा के बाद में अब दूर स्थित संगोली में, अब देखो धीरे धीरे विद्रोह शुरू हुए ना। सबसे पहले कित्तूर में हुआ, उसके बाद संगोली में एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने प्रतिरोध जारी रखा। अब उसका प्रतिरोध किसने जारी रखा? संगोली में एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने इसका प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता में उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। अब उन्हें बहुत सारे लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे ना, जो इंडियन थे वो इसका सपोर्ट कर रहे थे। तो इससे क्या, उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों को और दस्तावेजों को, जिनके पेपर्स थे और जो शिविर लगते हैं ना, उनको उन्होंने नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया, 1830 में फांसी पर लटका दिया। अब 1830 में क्या किया? अंग्रेजों ने भी उन्हें फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई और भी उदाहरण हैं। 1830 की दशक में देखो क्या हुआ था? 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभाव इंडिया में जमा रही थी। अभी वो कहाँ जमा रही थी? देखो उसने नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ अपना प्रभाव जमाना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ था? देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, रूस का भी प्रभाव उस समय चढ़ रहा था। तो कंपनी जो थी वो डर गई थी। कंपनी को लगा कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में, वो जो रूस का प्रभाव था कहाँ था? एशिया में था। एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत की ओर चपेट में ना ले ले। अब कंपनी ये डर रही थी, रूस क्या थी? ज़्यादा प्रभावशाली थी, तो कंपनी डर रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं हम जो इंडिया पे अपना कब्जा करने की सोच रहे हैं, तो जो इसका ऊपर का जो पोर्शन है, जो एशिया की तरफ का जो पोर्शन है, वो रूस अपने कब्जे में ना ले। इसी डर के चलते चलते अब उत्तर पश्चिम भारत को भी, जब उत्तर पश्चिम का जो भारत का जो पोर्शन था, उसे भी इंडिया ने क्या किया? अपने कब्जे, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नियंत्रण में करना स्थापित कर दिया। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान में, 1843 पर सिंध पर और 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। तो देखो यहाँ पहले, जैसे ये इंडिया का मैप है ना बेटा, तो पहले वो इधर इधर अपना वो स्थायित्व कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस तरह भी अपना स्थायित्व, अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अब आगे देखते हैं, ये थी सर्वोच्च नीति। अब है विलय नीति।
अधिग्रहण की यह आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासन में चली। अब एक उन्होंने नई नीति निकाल दी लॉर्ड डलहौजी ने। उन्होंने क्या कहा, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसमें विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है तो उसका रियासत हड़प ली जाएगी। देखो, इन्होंने अलग ही नीति चलाई। इन्होंने कहा कि अगर कोई शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र नहीं है, पुत्र वारिस नहीं है, तो उसकी सारी जो संपत्ति है या जो उसकी रियासत है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपने उसमें ले लेगी, अधिकार में ले लेगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। वो जो भी रियासत है वो कंपनी के हिस्से में आ जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। अब इसके साथ साथ देखो क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जिसके कोई भी पुत्र वारिस नहीं थे, तो वो सारी की सारी रियासतें कहाँ जा रही थी, अंग्रेजों के हिस्से में जा रही थी। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अब क्या हुआ, जो धीरे धीरे सारी जो सत्ता थी वो किसके हाथ में जा रही थी, अंग्रेजों के हाथ में जा रही थी। और आखिरकार 1856 में अवध में भी क्या हुआ, अवध का भी नियंत्रण किसने ले लिया, अंग्रेजों ने। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। अब अवध के लोगों ने इसका विद्रोह किया। भाई ऐसा तो आप नहीं कर सकते, भाई हर किसी को आप नहीं ले सकते। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने उन्होंने अंग्रेजों ने अलग एक तर्क देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे कुशासन जो तुम्हारा राजा है उससे बचाने के लिए हम कर्तव्य से बंधे हुए हैं। एक बार फिर इस लाइन को रीड करते हैं बेटा। देखो क्या कहा, उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर हैं। देखो बात चाहे किसी मर्जी वे से कहें, बट था उनका कि सारी सत्ता जितनी भी है उस पर हड़पना है उनको, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों को गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। 1857 को महान क्रांति हुई थी, शुरुआत हुई थी क्रांति की, तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह में शामिल हो गए थे। तो बेटा अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे विद्रोह शुरू हुआ। अभी तक हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से आके सेट हो रही थी यहाँ पे, धीरे धीरे उसने अपना साम्राज्य कैसे बढ़ाया। अब 1857 के बाद जो विद्रोह स्टार्ट हुए थे वो हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। बेटा सर्वोच्च नीति क्या है, सर्वोच्च नीति किसके नेतृत्व में शुरू हुई? तो बेटा बहुत अच्छे से इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये लिखा गया है, आंसर नंबर 1 ये आ जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्च की एक नई नीति शुरुआत की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जा की धमकी देने का अधिकार मानती है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर, सर्वोच्चता की नीति। इसमें किसने दी थी, लॉर्ड हेस्टिंग ने दी थी। और उसने ये कहा था भी मेरी सत्ता जो है, इस कंपनी की सत्ता जो है सबसे ऊपर है और वो इसके लिए किसी पे भी कब्जा कर सकती है। यह है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विलय नीति का सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? तो देखो यहाँ पे दी गई है विलय नीति लॉर्ड डलहौजी ने, आंसर नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी ने। बेटा थोड़ी सी डिटेल में आपको आंसर करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी नीति बनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। इस सिद्धांत के आधारित, यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई भी पुत्र वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी का भूभाग बन जाएगी, ठीक है। यह है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसमें यह भी दिया गया यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था, क्योंकि यह महिलाओं के अधिकार की अवहेलना करता था, महिला के अधिकार को नहीं मानता। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि क्योंकि यह महिला के अधिकार की, क्योंकि अगर कोई बेटी है तो उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह महिला के अधिकारों की अवहेलना करते थे, अवहेलना करते थे, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यह महिलाओं के अधिकारों की अवहेलना करते थे, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। बेटा हो गया सेकंड क्वेश्चन, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सर्वोच्च नीति के तहत दक्षिण भारत में किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और इसका परिणाम क्या हुआ? तो सर्वोच्च, देखो क्या थी सर्वोच्च नीति के पर किस पे कब्जा करने की कोशिश की गई थी? तो अंग्रेजों ने। ये आ जाएगा थर्ड का आंसर। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के कित्तूर के छोटे से राज्य पर अपने कब्जा करने का प्रयास किया। कित्तूर की रानी चिन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये है हमारा थर्ड का आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी। बेटा देखो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत प्रभावशाली थी, इसीलिए क्या उन्हें लग रहा था कि कहीं उत्तर भारत वो अपने कब्जे में ना ले ले, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी डरी हुई थी। तो देखो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा चौथा आंसर, फोर्थ क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि लिख दीजिएगा, क्योंकि कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम में भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। डर के चलते अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। अब कंपनी क्या चाहती थी, डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना कब्जा करना चाहते थे। तो ये हो जाएगा अपना चौथे क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत डरी हुई थी, कंपनी को डर था कि रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम में भारत की चपेट में ना ले ले। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया गया है, यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो आप क्या कंपनी का विरोध क्यों करते होते, तो कंपनी का विरोध क्यों करते, आप करते कंपनी का विरोध कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आके आपके कित्तूर आपके जो राज्य है उस पर आपके गांव पर वो कर ले, अधिकार जमा ले, तो बिल्कुल है ना, हम बिल्कुल विद्रोह करते। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम, तो देखते हैं आंसर नंबर 5 बेटा। ठीक है, कित्तूर को अपने भूभाग में शामिल करने के लिए अंग्रेजों ने जिस प्रकार सर्वोच्च की नीति अपनाई उसे देखकर मैं अंग्रेजों का विरोध करता, क्योंकि नीति बिल्कुल अनैतिक थी, जिसके अनुसार कंपनी किसी भी रियासत को अपने भूभाग में शामिल कर सकती थी। तो यह है आंसर नंबर 5 बेटा। कित्तूर को अपने भूभाग में शामिल करने के लिए अंग्रेजों ने जिस प्रकार की सर्वोच्चता की नीति अपनाई थी उसको देखकर मैं तो बिल्कुल अंग्रेजों का विरोध करता, क्यों, क्योंकि यह नीति बिल्कुल अनैतिक थी, जिसके अनुसार कंपनी किसी भी रियासत को अपने भूभाग में शामिल कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5। अब हम करते हैं आंसर नंबर 6 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा, विलय नीति और सर्वोच्च नीति में अंग्रेजों की किस सोच को दर्शाती है। बेटा विलय नीति और सर्वोच्च नीति में सिर्फ एक ही बात है कि किस तरह जितने से ज्यादा राज्यों को हड़प सके, यही नीति उनकी दिखाई देती है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम, तो आंसर देखिए 6 बेटा, विलय और सर्वोच्च दोनों ही नीतियां रियासतों को खत्म करके उन्हें उसे ब्रिटिश राज्य का आधिपत्य क्षेत्र बनाने के रूप में हुई थी। वे केवल सभी रियासतों को हड़प कर ब्रिटिश राज्य स्थापित करना चाहते थे। देखो क्या कहा गया, विलय और साम्राज्य नीति दोनों ही रीतियां की थी, साम्राज्य रियासतों को खत्म करके उसे ब्रिटिश राज्य के अधिकार के क्षेत्र में बनाने में लगी हुई थी। उनका काम क्या था कि इसे ब्रिटिश के अधिकार में हम ले लें। वे केवल सभी रियासतों को हड़प कर ब्रिटिश राज्य साम्राज्य को खड़ा करना चाहते थे। उनका काम क्या था कि सभी रियासतों को हम हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य को खड़ा कर दें। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।